नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। और आज हम चर्चा करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए हैं कि कैसे न्याय व्यवस्था हम सबकी लचीली है और न्याय मिलने में कैसे कई बार सालों लग जाते हैं। वो एक फिल्म आई थी ना, जिसमें फेमस डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पर तारीख। बस कुछ उसी तरीके से बीआर गवई ने भी प्रकाश डाला है कि कैसे कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने के लिए, और जो ये व्यवस्था है ये पूरी तरीके से लचीली है। और इसमें अब क्या बड़ा बदलाव होगा, किस तरफ सीजेआई का इशारा था, कैसे उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, और ये जो सिद्धांत है हाल के समय में भुला दिया गया है। पंकज जी, सीजेआई ने जो बात कही है उससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, और आज से नहीं पिछले काफी वक्त से ये बात हो रही है। हर दूसरे तीसरे घर में इस बात की चर्चा होती है जब भी हम कोई केस सुनते हैं, और अब तो सीजेआई ने भी कह दिया। नहीं, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, इसको मानते सब हैं। इसका विरोध कोई नहीं करता, पर करते कोई नहीं है। समस्या यहां पर है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वकील लोग हों, चाहे सरकार हो, चाहे देश की आम जनता हो, हर किसी से पूछेगा तो यही बोलेगा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। लेकिन करेगा कौन? अगर सरकार इनिशिएट करती है तो जुडिशरी उसका विरोध करने लगती है, और जुडिशरी इनिशिएट करती है तो सरकार को वो पसंद नहीं आती, और इसी आपस के कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ये चीजें टलती जा रही है। मैं उदाहरण बता रहा हूं। एनजेएसी सरकार लेके आई, और उसमें यह था कि जो जजों की जो नियुक्ति होगी वो एग्जाम से होगी, जैसे यूपीएससी वगैरह में एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या होंगे कि यूपीएससी जिस तरह एग्जाम होता है वैसे ही एनजेएसी एग्जाम होगा, और उसमें जो बनेंगे और जो तुरंत के पास आउट होंगे वो जूनियर जज बनेंगे, एक्सपीरियंस लेते ही सीनियर होंगे, फिर हाईकोर्ट में उनका जज बनाया जाएगा। और जो उसमें से जो बहुत सीनियर है, जैसे यूपीएससी में कैसे होता है, जो बहुत सीनियर है वो क्या बोलते हैं कि वो सचिव स्तर तक चले जाते हैं ना। तो उसी तरह का नियम था कि जो अच्छा कंडक्ट रहेगा जज के रूप में, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, वो प्रमोट होते होते एक दिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ओपन सिस्टम था, लेकिन उसका विरोध किया, बोला नहीं, कॉलेजियम सिस्टम ही सही है, कॉलेजियम बंद सिस्टम है, हर किसी को मौका नहीं मिलता, ये पूरा भारत जानता है। लेकिन क्या जज साहब इसके लिए राजी हुए? और टकराव की नौबत, न्यायपालिका ने ऐसे ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी कि सरकार भी सत्ते में आ गई। सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल। तो गंगा शुद्ध होती है गंगोत्री से। आप कानपुर में कितना भी नाला रोक दें, लेकिन अगर ऊपर से गंदा आ रहा है तो गंगा साफ नहीं होगी। इसी तरह जुडिशरी साफ होगी तो ऊपर से, शीर्ष से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, नीचे जजों की संख्या बढ़ा लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक सर्वोच्च स्तर पे, यानी जज साहब, न्यायपालिका का सर्वोच्च तो जज ही है ना, वहां जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक कैसे न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगी? दूसरी बात मैं बता रहा हूं, एक तो जजों की नियुक्ति वाली बात हो गई। दूसरा बात है कि जजों का रोल क्या है, उनका काम क्या है? फैसला देना काम है ना, या जजों का काम टीका टिप्पणियां करना है? कई बार ऐसा हो रहा है, और हमारे देश में हो रहा है, कि जजों का फैसला किसी केस में कुछ और आता है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो जाती है उनकी टिप्पणियों की, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। हमारे जज साहब को यह फैसला करना है कि आप फाइनल फैसला सुनाएं, उसकी चर्चा होगी, या बीच बीच में जो टिप्पणियां करते रहते हैं, कमेंट्स पास करते रहते हैं, उसकी चर्चा मीडिया में ज्यादा हो। गैर जरूरी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जज साहब फैसला फैक्ट्स देख के करते हैं, लेकिन टिप्पणी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार करते हैं, उनको जो पसंद है वही बात करेंगे। ये आरोप, बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीच की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, या तो फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टिप्पणियों की वजह से बहुत छवि धूमिल हुई है जुडिशरी की। तीसरा जो सुधार की गुंजाइश है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ जजेस में। यह बात सही है कि हमारे देश में केस का बोझ है। यह सच्चाई है कि नहीं कि केस का बोझ 6 करोड़ के आसपास केस है। लेकिन इस बोझ को हटाने का उपाय क्या है?
नंबर ऑफ जजेस बढ़ाएं, केसों की जल्दी सुनवाई हो, एक टाइम बाउंड जजमेंट वाला सिस्टम लाया जाए जैसे कि दुनिया के लगभग सारे देशों में है। पता है बाकी दुनिया के देशों में क्या है कि आपने अगर मान लिया कि हत्या की है तो वहां एक टाइम दिया हुआ है कि 3 साल में जज को फैसला सुना देना है कि ये हत्या किया है या नहीं किया है। यहां की तरह नहीं कि आजीवन चलता रहेगा, कि पहले 10-20 साल लोअर कोर्ट में लड़ेगा, फिर 5-7 साल हाई कोर्ट में लड़ेगा, फिर लड़ेगा, तब तक वो घूमता रहेगा। ये अनंत काल तक नहीं चल सकता कोई भी केस। तो टाइम बाउंड जजमेंट निश्चित समय, जैसे अलग अलग केसेस की अलग अलग, जैसे 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 सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, मैंने 2-3 बार पॉडकास्ट किया है, तो वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर किसी भी केस का निपटारा मैक्सिमम 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। बाकी जो छुटपुट केस हैं वो तो 2-3 महीने, 6 महीने। जज साहब भी फैसला कर लेना। और उनका नहीं, उन्होंने सलाह देते हुए उस पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि जब तक आप किसी एक जज को पूरा केस समझाएंगे, उसके बाद वो छुट्टी पे चला जाएगा, वापस आके आपकी तारीख लगेगी, फिर से आप रीओपन करेंगे चीजों को। आखिरकार है तो सामने वाला आदमी ना, कितनी बातें याद रख पाएगा, ये वो भी कहते हैं। नहीं, और समस्या क्या होती है पता है कि जब बहुत लंबा चलता जाता है तो मान लिया कि आपने अपना केस, मान लिया नम्रता आप जज हैं, मैंने आपके सामने अपना पूरा केस रख दिया और आपको पता चल गया कि सामने वाला दोषी है निर्दोष है, और आप फैसला सुनाने वाले हैं, उससे पहले आपका हो गया ट्रांसफर, फिर नए जज आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उनको कन्विंस करना है, बिल्कुल, फिर ट्रांसफर होगा, फिर उनको पूरी बात बतानी है, और तब तक पता चलता है सामने वाला जो क्रिमिनल है ना, वो जमानत लेके 4 क्राइम और कर चुका होता है। पंकज जी, ये बात आप और मैं करते हैं और अब से पहले तक भी लोग आपस में कर रहे थे, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस बात को कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए, कोई बड़ा बदलाव होने की आशंका है? क्योंकि वो एक लॉ कॉलेज में ही सारी बातें बोल रहे थे और उनको सुनने वाले लॉ स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारे जजों ने कहा है। मैं तो बच्चा था, 9th या 10th में पढ़ता था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दिस कंट्री हैज कोलैप्स्ड, उन्होंने यहां तक कहा था। लेकिन उस वक्त मैं बच्चा था और आज 40 के आसपास हो गया हूं, और फिर भी देखिए वही कहना, आदर्शवादी बातें तो किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी बोलूं सदा सत्य बोलना चाहिए, हमें जीवन में सारे अच्छे काम करने चाहिए, तो करने से थोड़ी ना होगा, अरे करके दिखाओ भाई, पता चलेगा कि आप बातें बड़ी बढ़िया कर रहे हैं कि जजों को ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी से ग्रेजुएट जितने लॉ है ग्रेजुएट उनको काम करना चाहिए और हमें निष्पक्षता से फैसला देना चाहिए, और पता बाद में हकीकत यह है कि एक जज के पास जला हुआ नोटों का बंडल बरामद होता है और पूरी न्यायपालिका उसे बचाने के लिए पड़ जाती है, FIR तक दर्ज नहीं होती। तो हम आपके जो बोलते हैं उस पर विश्वास करें या जो आपका कृत्य है उस पर विश्वास करें, जो आप करते हैं वो किस पर विश्वास किया जाए? मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा और प्राथमिकता के स्तर पे, तो न्यायपालिका में सुधार। इस देश का पूरा सिस्टम न्यायपालिका की वजह से जमा हुआ है। एक हत्या करता है, जमानत लेता है, वो दूसरी हत्या करता है, फिर जमानत लेता है, तीसरी हत्या करता है, जमानत लेता है, जब तक पता चलता है कि वो उसको पकड़ के लाया गया तब तक समाज में क्राइम फैला चुका होता है, गैंग बना चुका होता है। एक ठग अगर मान लिया कि एक किसी ने किसी के साथ ठगी की है तो उसको इतनी बार जमानत दी जाती है, उसको मौका दिया जाता है कि 10 और आदमी को ठग लो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे वालों का ये न्याय है, गरीब का नहीं। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जिस राज्य में मैं रहता हूं उसी राज्य में केस आया था, एक आदमी की बकरी चोरी हो गई थी, किसी दूसरे को गरीब को पकड़ लिया। अब उस गरीब के पास वकील करने के पैसे नहीं थे और इसकी तारीख नहीं आई क्योंकि कोई पैरवी करने वाला नहीं था, तो वो रह गया जेल में। बाद में पता चला कि बकरी उसने नहीं चुराई थी। बताइए उस गरीब के साथ ये न्याय है या अन्याय है? अभी आपने सुना ना कि एक लड़का उत्तर प्रदेश का था, वो जवानी में उसको किसी वजह से जेल भेज दिया गया। 20 या 22 साल बाद जज साहब ने फैसला सुनाया वो तो निर्दोष है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। बताइए उसकी पूरी जवानी चली गई जेल में। ये क्राइम है, किसी की जिंदगी आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे? ठीक है पंकज जी, ठीक है, ये बातें हैं और ये आप और मैं आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम और आप, ये जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने घरों में बैठकर इन बातों को करते हैं। लेकिन ठीक है, बताता हूं एक बात, आखिरी बात। हम लोग ब्यूरोक्रेसी में करप्शन की बात करते हैं, नेताओं को करप्ट बोलते हैं, न्यायपालिका में करप्शन की बात कोई क्यों नहीं करता?
क्यों नहीं करता कोई? वो बाइबल नहीं है ना कि जिसके बारे में नहीं बोलना है, या कुरान नहीं है ना, या धर्म ग्रंथ नहीं है, या इस देश की न्याय व्यवस्था है, उसमें अगर भ्रष्टाचार है तो चर्चा में परहेज क्यों? इस बात का जवाब कोई जज दे। ठीक है, चलिए दर्शकों के ऊपर इस बात को छोड़ देते हैं और बाकी सीजेआई ने क्या कुछ कहा है, आइए उनके बयान के साथ आपको मैं छोड़कर जा रही हूं। और सीजेआई के बयान के बाद वकील उज्जवल ने क्या कुछ कहा है, दोनों बयान आप बैक टू बैक सुनिए और फिर अपनी राय इस पूरी खबर पर हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। This must change if you want to keep our best minds or bring them back. We must build nurturing academic environments, offer transparent and merit-based opportunities, and most importantly, restore dignity and purpose to legal research and training in India. It is not just enough to celebrate India's legal legacy. We must invest in its future. And that future depends on how we treat our researchers, our young faculty and lawyers, our returning scholars. We need to invest not only in institutions, but in imagination. In mentorship programs, research fellowships, policy labs, local innovation ecosystems, and ethical workplaces that make our best minds want to stay or return. This is also important because our country and our legal system are facing unique challenges. Delays in trials can sometimes go for decades. We have seen cases where someone has been found innocent. After spending years in jail as an under trial, our best talent can help us resolve the problems that we are facing. To borrow the words of J.S. Rakoff, a senior federal district judge in the United States, from his book, Why the Innocent Plead Guilty and the Guilty Go Free, and other paradoxes of our broken legal system. Even though I conclude that our legal system is in bad need of fixing, I remain cautiously optimistic that my fellow citizens will rise to the challenges. Before I conclude, let me offer you my final words of advice, not as a chief guest, but as a guardian. Never ignore the 5 things in life: friends, family, books, hobbies, health, and imagination. Friends and family are your anchor. They support you even in the darkest of times, often without asking for anything in return. When ambition tires you out or the world turns indifferent, it is they who remind you who you are. Books are not just sources of knowledge. They are mirrors and windows. They teach you to think. But more importantly, they teach you to feel and to remain humble. हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गवई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। उन्होंने आज एक चिंता जतित की है। उन्होंने कहा है कि आज भी फौजदारी ट्रायल्स को जितना डिले होता है, उससे कई बार ऐसा है कि 10-10 साल ट्रायल चलती है और उसके बाद आरोपी की रिहाई हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए जल्द से जल्द ट्रायल चलना चाहिए, इनका कहना था। लेकिन अगर गवई साहब ने ये बात उठाई है तो मैं कहूंगा कि आज जरूर इसमें संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार क्रिमिनल ट्रायल्स में, संगीन मामले में हर कोई आरोपी इस तरह की कोशिश करता है कि उसके खिलाफ कभी भी ट्रायल कोर्ट चार्ज न फ्रेम हो सके, और उसे जितने लंबाई सुनवाई करता है और फिर हाईकोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ, हमें रिहाई किया जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जरा एक्सपीडिएट करनी। तीसरी अहम बात मैं ये कहूंगा कि आज भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो खामियां है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा है लोगों को लगता है और कि ये ऐसा कैसे हो गया, किस वजह से होगा, क्या होगा।
इसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि हमारी जुडिशरी आज भी जिस मुकाम से है, मुझे लगता है कि मैं जब पाकिस्तान में गया था आका साहब को फांसी देने के बाद, कि वहां के अटॉर्नी जनरल ने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ये की थी। उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम फॉलो करते हैं। मुझे एक गर्व की बात लगी, और इसलिए लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी को एक अलग तरह से रखना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस तरह से हमें संविधान दिया है, उस संविधान से हम चलते हैं। इसलिए हमें जरूर इसमें कुछ सुधार करना जरूरी है।